हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ एंगुलर। और आज हम बात करेंगे एंगुलर के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम कहते हैं डेटा बाइंडिंग। डेटा बाइंडिंग बेसिकली हम एक कंपोनेंट के अंदर यूज करते हैं और यहाँ पर डेटा को हम फ्लो करते हैं फ्रॉम कंपोनेंट टू व्यू। तो आज हम इसी के बारे में पूरी अच्छे से डिस्कशन करेंगे, प्रैक्टिकल भी करके मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आपको ये जो कंसेप्ट है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो सके। तो चलिए डेटा बाइंडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एंगुलर डेटा बाइंडिंग बेसिकली होता क्या है। तो एंगुलर का जो डेटा बाइंडिंग एक टेक्निक होता है जिसके थ्रू हम जो डेटा होता है हमारे एंगुलर एप्लीकेशन के अंदर उसे सिंक रखते हैं। किसके बीच में सिंक रखते हैं? कंपोनेंट और व्यू। तो कंपोनेंट और व्यू के बीच में डेटा हमारा सिंक रहता है। अब ये भी लिखा हुआ कि डेटा बाइंडिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है? अगर हमें डायनेमिक डेटा डिस्प्ले करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास दो बटन्स है, रेड ग्रीन ब्लू, 2-3 बटन्स है, हम चाहते हैं कि रेड पे क्लिक करते ही पेज का बैकग्राउंड रेड हो जाए, ग्रीन पे ग्रीन और ब्लू पे ब्लू। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे हम डायनेमिकली क्लिक कर रहे हैं तो वो जो डेटा है हमारे कंपोनेंट से उठ के वापस हमारे बैकग्राउंड के कलर में चेंज कर दे। तो इस चीज़ को हम कहते हैं डायनेमिक डेटा। तो यहाँ पे सारा डायनेमिक हो रहा है। दो तरह की डेटा बाइंडिंग्स होती है। एक होता है वन वे डेटा बाइंडिंग जिसमें एक ही तरफ डेटा फ्लो होता है, और दूसरा होता है टू वे डेटा बाइंडिंग जिसमें दो तरफ से डेटा फ्लो होता है। अब ये दो तरफ कौन कौन से हैं? एक हमारा कंपोनेंट है और दूसरा व्यू है। ओके, कंपोनेंट मतलब हमारा क्लास फाइल और व्यू का मतलब हमारा HTML फाइल। चलिए, अब हम जब वन वे डेटा बाइंडिंग की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास कुछ चीज़ें आती है, इंटरपोलेशन, प्रॉपर्टी बाइंडिंग, इवेंट बाइंडिंग। तो ये सारे ये चीज़ें क्या है? आपका वन वे डेटा बाइंडिंग है, क्योंकि डेटा फ्लो कहाँ से होता है? डेटा फ्लो होता है आपका या तो कंपोनेंट से व्यू की तरफ या व्यू से कंपोनेंट की तरफ। इवेंट बाइंडिंग में व्यू से कंपोनेंट की तरफ डेटा फ्लो होता है, और इंटरपोलेशन प्रॉपर्टी बाइंडिंग में डेटा हमारा कंपोनेंट से व्यू में फ्लो होता है। टू वे डेटा बाइंडिंग के लिए हम NG मॉडल डायरेक्टिव यूज करते हैं, जिसमें क्या होता है कि डेटा एट द सेम टाइम जब आप व्यू में चेंज करते हो तो वो कंपोनेंट में अपडेट हो जाता है, और जब आप कंपोनेंट में अपडेट करते हो तो वो आपके व्यू में अपडेट हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को हम डिटेल में एग्जाम्पल से भी करेंगे, तो इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए वन वे डेटा बाइंडिंग की तरफ बढ़ते हैं। वन वे डेटा बाइंडिंग में सबसे पहले क्या होता है? हमारा इंटरपोलेशन। तो इंटरपोलेशन बेसिकली क्या करता है? हमारा ये जो कंपोनेंट के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को व्यू पे दिखाने के लिए हम इंटरपोलेशन यूज करते हैं। और इंटरपोलेशन का सिंटेक्स होता है ये डबल कर्ली ब्रैकेट्स स्टार्ट क्लोज, और उसके बीच में हम एक्सप्रेशन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, HTML में मैं लिखता हूँ वेलकम फुल नेम, और फुल नेम को मैं एज ए प्रॉपर्टी यहाँ सेट करता हूँ क्लास में राकेश कुमार। तो ये हमारा डिस्प्ले कर देगा। चलिए इस एग्जांपल को करके भी देख लेते हैं। तो ये हमारा, आपको याद होगा लास्ट एग्जांपल में ये हमने एक कंपोनेंट बनाया था और ये इसका आउटपुट था। तो हम ऐप कंपोनेंट पे वर्कआउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने एग्जांपल्स को करता हूँ। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पर वेलकम, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फुल नेम। तो यहाँ पर हमने इंटरपोलेशन यूज कर लिया। ओके, तो इंटरपोलेशन यूज कर लिया। अब ये प्रॉपर्टी हम कहाँ डिफाइन करेंगे? ये हम इसके कंपोनेंट में चले जाते हैं, और इसके कंपोनेंट में इस क्लास के अंदर हम एक प्रॉपर्टी यहाँ डिफाइन कर लेते हैं फुल नेम। किस टाइप का? स्ट्रिंग टाइप का। और बेसिकली और इसकी वैल्यू आप ब्लैंक भी रख सकते हैं, और अगर हम चूज चाहे, जैसे मैं यहाँ पर राकेश कुमार दे देता हूँ, और इसको ये कंपाइल हो चुका हमारा यहाँ पर। और इसे हम आउटपुट अगर देखें तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो वेलकम राकेश कुमार यहाँ पर आपका डिस्प्ले हो गया। तो ये राकेश कुमार बेसिकली कैसे आया? ये एक प्रॉपर्टी थी, और ये हमारे HTML में इंटरपोलेशन का यूज करके हमने डिस्प्ले कर दिया। तो ये रहा हमारा इंटरपोलेशन। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो इंटरपोलेशन इज बेसिकली वन वे डेटा बाइंडिंग। दूसरा हमारा वन वे डेटा बाइंडिंग होता है प्रॉपर्टी बाइंडिंग। जो भी हमारे HTML
जो हमारा HTML ब्राउज़र लोड करता है उस HTML के एलिमेंट की एक प्रॉपर्टी होती है, DOM प्रॉपर्टी होती है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल प्रॉपर्टी। उस प्रॉपर्टी को अपडेट करने के लिए हम प्रॉपर्टी बाइंडिंग यूज करते हैं। और यहाँ पर ये भी एक सिंगल डायरेक्शन पे होता है जहाँ पर कंपोनेंट से हमारी जो वैल्यू है व्यू के एलिमेंट की प्रॉपर्टी में वो टारगेट किया जाता है। तो यहाँ पर इसका सिंटेक्स होता है बाइंडिंग टारगेट इक्वल टू बाइंडिंग सोर्स। तो यहाँ पर अगर आप एक HTML देखो तो इस HTML में आप देखोगे कि यहाँ पर हमने इनर टेक्स्ट नाम का जो कि DOM प्रॉपर्टी होता है H1 टैग का, उसमें हमने सेट कर दिया है पेज टाइटल। और पेज टाइटल की वैल्यू क्या है? पेज टाइटल हम डाल सकते हैं प्रोग्रामिंग विद राकेश। तो चलिए इस एग्जाम्पल को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और कॉपी करके मैं यहाँ पर इससे हटाता हूँ और यहाँ लिखता हूँ H1 इनर टेक्स्ट पेज टाइटल। अब ये पेज टाइटल हमें कहाँ पे यूज करना होगा? यहाँ पर अपने कंपोनेंट में। और पेज टाइटल में मैं यहाँ पर प्रोग्रामिंग विद राकेश कॉपी कर देता हूँ। तो यहाँ पर मेरी एक प्रॉपर्टी है पेज टाइटल जिसकी वैल्यू है प्रोग्रामिंग विद राकेश, और ये बेसिकली हमने इनर टेक्स्ट DOM की प्रॉपर्टी में सेट कर दिया। तो अब इसका आउटपुट हम देखते हैं। तो ये देखिए प्रोग्रामिंग विद राकेश यहाँ पर आ गया। ओके, तो ये हमारा क्या है? ये हमारा प्रॉपर्टी बाइंडिंग है, राइट। तो ये प्रॉपर्टी बाइंडिंग का एक एग्जांपल हो गया। दूसरा क्या है? प्रॉपर्टी बाइंडिंग के थ्रू हम और भी कई चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि अगर हमारे पास एक बटन है उसको हम इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। तो ये मैं कोड सीधा आपके यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और यहाँ अगर आप देखो तो डिसेबल्ड नाम की जो DOM प्रॉपर्टी है बटन की, उसको हम ट्रू फॉल्स कहाँ से करेंगे? इज डिसेबल्ड नाम की कंपोनेंट की प्रॉपर्टी से। तो हम कंपोनेंट में जाते हैं और इज डिसेबल्ड एक प्रॉपर्टी जो बूलियन टाइप का है वहाँ पर हम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। इसे हम यहाँ पर बूलियन, इसका चाहे तो टाइप बता सकते हैं कि ये एक बूलियन टाइप का प्रॉपर्टी है और इसकी वैल्यू ट्रू है। तो हमने कहा कि इज डिसेबल्ड ट्रू कर दो, तो अब क्या होगा कि ये जो बटन है वो डिसेबल्ड हो जाएगा। ओके, लेट अस सी। यहाँ देखिए ये बटन इज डिसेबल्ड यहाँ पे आ गया। अगर इसको मैं क्या करता हूँ, फॉल्स कर देता हूँ कि भाई हमारा इज डिसेबल्ड फॉल्स है, वो तो इज डिसेबल्ड नहीं है, मतलब यहाँ पर आपका ये एक्टिव हो जाएगा। ओके, क्लियर। तो ये हमारा क्या है? प्रॉपर्टी बाइंडिंग। प्रॉपर्टी बाइंडिंग के बाद हमारा एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है क्लास बाइंडिंग। आप अपने HTML में क्लासेस को अगर डायनेमिकली इंसर्ट करना चाहते हो या रिमूव करना चाहते हो तो हम वहाँ पर क्लास बाइंडिंग यूज कर सकते हैं। क्लास बाइंडिंग को यूज करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, जिसमें से पहला होता है DOM प्रॉपर्टी क्लास नेम का यूज करके। तो चलिए मैं यहाँ पे एक div यूज कर लेता हूँ और इसको हम अपने एग्जांपल में ले लेते हैं। इसको मैं डिलीट करता हूँ और कंपोनेंट में जाकर इन दो प्रॉपर्टीज़ को डिलीट करता हूँ। यहाँ पर मैंने एक क्लास नेम लिया है टेस्ट, और टेस्ट आई थिंक मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बनाया हुआ है। टेस्ट एक क्लास है जिसका फॉन्ट साइज है 30 पिक्सल। ओके, और एक दूसरा हमने बना रखा है माई क्लास, दूसरा एक ये क्लास बना हुआ है। तो अभी हम क्या करते हैं, ये क्लास नेम के थ्रू हम टेस्ट को यूज करके देखते हैं कि क्या ये वर्क करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो टेस्ट नाम का ये जो टेक्स्ट लिखा था हमने, ये क्लास नेम प्रॉपर्टी क्लास का यूज करके यहाँ पर हम इसे अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आप नोटिस करोगे डबल कोट्स के अंदर, ये सिंगल कोट में हम यहाँ पर पास करते हैं क्लास के नेम को। नेक्स्ट हमारा क्या है, ये तो हमारा डायरेक्टली क्लास नेम DOM प्रॉपर्टी हो गया। हम डायरेक्टली एट्रीब्यूट भी यूज कर सकते हैं, जो हम पहले नॉर्मल HTML में यूज ऑलरेडी करते आ रहे हैं, क्लास इक्वल टू रेड। नेक्स्ट हमारा क्या है कि अगर हमें कुछ कंडीशन के बेसिस पे क्लासेस अप्लाई करने हैं तो हम अगेन क्लास नेम की DOM प्रॉपर्टी यूज करते हैं। और यहाँ पर आप देखो तो हैज एरर नाम का हमने एक मेथड बनाया हुआ है, और वो मेथड अगर हमें रिटर्न करता है ट्रू तो क्लास का नाम हो जाएगा रेड, अदरवाइज क्लास का नाम हो जाएगा ग्रीन। तो ये आप ट्राई करके देखना और बताना, अगर प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। दूसरा एक और तरीका होता है जिसमें हम क्लास का नाम मेंशन करते हैं और ये कंडीशन होती है। कंडीशन अगर आपका ट्रू होता है तो ये क्लास रेड जो है आपका अप्लाई हो जाता है। कंडीशन अगर इसकी फॉल्स होती है तो ये क्लास आपका अप्लाई नहीं होता है।
तो इसको मैं करके आपको दिखा देता हूँ। ये मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर तो हमारे पास ऑलरेडी 2 क्लासेस है, एक तो टेस्ट के नाम से, तो मैं यहाँ पर टेस्ट कर देता हूँ, और दूसरा जो हमारा है माई क्लास के नेम से है, तो माई क्लास को भी मैं यहाँ कर देता हूँ और इससे मैं पुराने वाले को डिलीट कर देता हूँ। तो अब हमने क्या कहा है कि अगर ये दोनों ये ट्रू है तो ये दोनों क्लास टेस्ट और माई क्लास दोनों अप्लाई हो जाए। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये दोनों क्लासेस अप्लाई हो गए हैं। अगर मैं इसके कोड को दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्लास टेस्ट और माई क्लास ये दोनों अप्लाई हो चुके हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर माई क्लास को फॉल्स कर देता हूँ। माई क्लास को फॉल्स करते ही अब आप देखोगे तो ये हमारा यहाँ पर चेंज हो गया और क्लास टेस्ट ही अप्लाई हुआ, क्योंकि क्लास टेस्ट में ही ये ट्रू था, और ये फॉल्स होने के बाद यहाँ से वो डिलीट हो गया, आपके डॉम से के स्ट्रक्चर से वो डिलीट हो गया। तो इस तरीके से भी हम क्लास को यूज कर सकते हैं। अब दूसरी जो बाइंडिंग है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो एंगुलर ने प्रोवाइड किया है एक डायरेक्टिव, जिसे कहते हैं एनजी क्लास, और आई वुड रिकमेंड कि आप यही यूज करो एंगुलर का। और इसमें क्या होता है, हम एनजी क्लास मेंशन करते हैं और एक्सप्रेशन देते हैं। तो ये क्लास नेम या क्लास से डिफरेंट कैसे होता है, यहाँ पर हमें मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं यूज करने के। तो कौन कौन से मल्टीपल ऑप्शन है, यहाँ पर आप एनजी क्लास यूज करके मल्टीपल स्ट्रिंग पास कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हमने 2 क्लासेस को एक साथ ही पास कर दिया है, तो ये दोनों क्लासेस हम इस डेफ पे अप्लाई हो जाएंगे। दूसरा क्या है, यहाँ पर हम एरे भी पास कर सकते हैं एनजी क्लास के थ्रू। ये देखिए एक एरे हमने बनाया और एरे में 2 हमने क्लास के नेम्स पास कर दिए। तो जितने भी आप यहाँ पास करोगे उतने सारे क्लासेस अप्लाई हो जाएंगे इस एलिमेंट पे। तीसरा क्या है, हम इसमें ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं, और ऑब्जेक्ट में की वैल्यू पेयर होता है। जहाँ पर वैल्यू ट्रू होता है वो वाले क्लासेस आपके इस एलिमेंट में अप्लाई हो जाते हैं। और फोर्थ वन, यहाँ पर इकट्ठे आप चाहो एक ऑब्जेक्ट में 3-4 क्लासेस पास कर सकते हो, और ट्रू और फॉल्स के बेसिस पे वो क्लास अप्लाई हो जाती है। तो ये रहा बेसिकली एनजी क्लास को यूज करने का तरीका। इसे भी आप ट्राई करना और हमें बताना कि अगर कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। नेक्स्ट हमारा क्या है, एनजी स्टाइल। अगर आप एट्रीब्यूट, ये एक एट्रीब्यूट डायरेक्टिव होता है, और अगर आप चाहते हो कि आपके HTML का इनलाइन स्टाइल आप चेंज करना चाहते हो डायनेमिक, तो आप एनजी स्टाइल यूज कर सकते हो। वैसे मैं इसे यूज नहीं करता क्योंकि मेरा सारा काम मोस्टली एनजी क्लास से हो जाता है, बट अगर आपको ज़रूरत हो और तो आप इस स्टाइल एनजी स्टाइल डायरेक्टिव को यूज कर सकते हो। यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली हम यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे हमने एक कंडीशन चेक किया है टर्नरी ऑपरेटर, कि अगर बैकग्राउंड कलर का स्टेटस एरर है तो आप इसको रेड कर दो, और नहीं तो इसे ब्लू कर दो। और इसे हम मल्टीपल, जो हम CSS लिखते हैं, CSS के स्टाइल्स लिखते हैं, वो मल्टीपल CSS स्टाइल्स भी हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा बेसिकली 1 वे डेटा बाइंडिंग, प्रॉपर्टी बाइंडिंग, इंटरपोलेशन, क्लास बाइंडिंग और एनजी स्टाइल बाइंडिंग। दूसरा जो 1 वे डेटा बाइंडिंग होता है वो इवेंट बाइंडिंग होता है, जो कि व्यू से HTML से कंपोनेंट की तरफ आता है। और यहाँ पर बेसिकली क्या है, यहाँ पर हम एक एग्जांपल देखते हैं कि जब हम यूजर कोई एक एक्शन परफॉर्म करता है, जैसे बटन के क्लिक करता है या वो माउस ओवर करता है, तो ये डेटा हम पास कर सकते हैं व्यू से कंपोनेंट में। इसमें सिंटेक्स इसका क्या है, टारगेट इवेंट होता है ब्रैकेट में, नॉर्मल ब्रैकेट में, ठीक है। और इसमें ये हमारा टेम्पलेट स्टेटमेंट होता है। जैसे कि बटन के क्लिक पे, आपके पास एक बटन है, यूजर ने क्लिक किया, तो क्लिक करना एक इवेंट है, तो इस इवेंट टारगेट को हम ब्रैकेट में डालते हैं। तो इक्वल टू ऑन सेव, तो ये वाला जो मेथड है ये कॉल होगा। कब कॉल होगा, जब यूजर क्लिक करेगा। तो यूजर ने व्यू पे कहीं पे क्लिक किया, तो क्लिक करते ही कंपोनेंट के पास ये कॉल जाएगी, कंपोनेंट के ऑन सेव मेथड पे कॉल जाएगी, और वहाँ कुछ वो हम एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम करके देख लेते हैं। यहाँ से मैं इसके HTML को कॉपी करता हूँ, और यहाँ पर इसे मैं ऑन सेव मेथड यहाँ से हम बना लेते हैं, और यहाँ पर ये हमारा ऑन सेव मेथड हो गया। और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, मैं डाल देता हूँ You clicked me, let's see it works or not। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो You clicked me यहाँ पर आपका अलर्ट में आ गया।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली हमने एक बटन बनाया है और उसके क्लिक इवेंट पे हमने ऑन सेव मेथड को कॉल कर लिया है। तो ये हमारा इवेंट बाइंडिंग होता है। उसी तरीके से आप मल्टीपल चीज़ें कर सकते हो ऑन क्लिक पे। जैसे मैंने बटन के क्लिक पे एक एक्शन परफॉर्म किया जिसमें मैं क्लिक काउंट दिखा सकता हूँ, और साथ में मैं क्लिक काउंट 1 जो दूसरी प्रॉपर्टी है उसको भी सेट कर सकता हूँ। तो मल्टीपल चीज़ें हम एक बटन पे क्लिक कर सकते हैं। चलिए मैं इसको भी दिखा देता हूँ। ये मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर लेता हूँ। अब क्या हो रहा है, बेसिकली हम क्लिक मी एक मेथड कॉल कर रहे हैं। इसको मैं क्लिक मी कर देता हूँ और इस पर हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली क्लिक काउंट 1 और क्लिक काउंट, ये दो प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास। तो हम दो प्रॉपर्टीज ले लेते हैं यहाँ पर। क्लिक काउंट, इसको मैं नंबर ले लेता हूँ और इसकी वैल्यू 0 दे देता हूँ, और क्लिक काउंट 1 इसको मैं नंबर ले लेता हूँ और इसकी वैल्यू, चलिए इसे इनिशियलाइज कर लेते हैं, इसे भी हम 0 से। ओके, अब जैसे ही हमने क्लिक में किया तो आई वांट टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ क्लिक काउंट बाय 1। सो मैं इसको प्लस प्लस कर देता हूँ। इसे एक्सेस करने के लिए दिस कीवर्ड यूज करेंगे, दिस डॉट क्लिक काउंट प्लस प्लस। अब जैसे ही हमने क्लिक काउंट क्लिक किया तो लेट्स सी व्हाट इज द आउटपुट। यहाँ पर अभी हमारा 0 0 है। एक बार क्लिक किया तो ये 1 हो गया। 1 होने के बाद हमने यहीं पर बता दिया कि आप ऐड करने के बाद इस क्लिक काउंट 1 में भी क्लिक काउंट की वैल्यू को असाइन कर दो। तो ये 1 होते ही इसमें भी असाइन हो जा रहा है, 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से हम मल्टीपल एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं एक यूजर के इवेंट पे। सो दिस इज इवेंट बाइंडिंग। और इस तरीके से कुछ और भी एग्जांपल्स है। आप मेरी वेबसाइट javascript.org पे .in पे जाकर इसे देख सकते हो। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इवेंट बाइंडिंग में, जिसे कहते हैं टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल। अगर ये जैसे हमारा एक एलिमेंट है और इस एलिमेंट में मैंने टेक्स्ट बॉक्स है और इनपुट में मैंने कुछ एक्शन परफॉर्म करना है, तो मैंने क्या किया है, इसको मैंने टेम्पलेट का रेफरेंस दे दिया कि ये जो टेम्पलेट है हमारा है, ये हमारा इनपुट टेक्स्ट जो है इसका नाम क्या होगा, EL एलिमेंट। ओके, वट और यहाँ पर जैसे ही हम इसमें कुछ भी एक्शन परफॉर्म करें तो इसमें जो भी हम वैल्यू डालें वो हम यहाँ VAL वैल के अंदर स्टोर हो जाए। तो इसे देखिए कैसे किया है हमने। ये हैंडल इवेंट इनपुट यहाँ पे हमने कॉल किया हुआ है, और जैसे ही हम इसमें इनपुट करते हैं तो दिस डॉट वैल इक्वल टू एलिमेंट डॉट वैल्यू। तो इसकी ये जो वैल आपका है यहाँ पर, ये जो मैंने प्रॉपर्टी यहाँ पर लिया हुआ है वैल, इसमें एलिमेंट डॉट वैल्यू की प्रॉपर्टी आ जाएगी। अब एलिमेंट में क्या है, EL पास किया हुआ है, ये देखिए। तो EL हमने टेम्पलेट का रेफरेंस यहाँ से पास कर दिया। तो ये एलिमेंट यहाँ पर बेसिकली क्या है, इट इज रिप्रेजेंटिंग दिस टेक्स्ट बॉक्स। तो इस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू क्या है वो यहाँ आपको डिस्प्ले हो जाएगी। तो आप ट्राई करना, और अगर कुछ प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो अब ये हमारे जो डेटा बाइंडिंग का एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने 1 वे डेटा बाइंडिंग कवर किया है। 2 वे डेटा बाइंडिंग में बेसिकली जैसा मैंने बताया था होता क्या है, 2 वे डेटा बाइंडिंग में दो चीज़ें होती है, एक तो प्रॉपर्टी बाइंडिंग भी होती है और एक इवेंट बाइंडिंग भी होती है। तो प्रॉपर्टी बाइंडिंग में क्या होता था, कंपोनेंट से व्यू में हम डेटा फ्लो करते थे, और इवेंट बाइंडिंग में क्या होता था, जो डेटा फ्लो होता था, जो एक्शन परफॉर्म होता था, वो व्यू से कंपोनेंट की तरफ होता था। अब इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो इसे हम कर रहे हैं 2 वे डेटा बाइंडिंग, मतलब कंपोनेंट से व्यू और व्यू से कंपोनेंट, तो दोनों हमेशा सिंक रहेंगे। तो बेसिकली इसका यूज क्या होता है, नॉर्मली जो डेटा एंट्री फॉर्म्स होते हैं उसमें क्या होता है, यूजर्स जब हम कुछ इनपुट करते हैं तो हम हमेशा चाहते हैं कि जो भी हम इनपुट कर रहे हैं व्यू पे वो हमेशा आपके कंपोनेंट में अपडेटेड रहे, ताकि जब आप सबमिट बटन क्लिक करो तो जो आपने डेटा डाला है फॉर्म में वही डेटा आपके सर्वर पे जाए। तो इसके लिए हम यूज करते हैं NG मॉडल। NG मॉडल एक आपका डायरेक्टिव है, और ये इसे यूज करने के लिए हमें फॉर्म्स मॉड्यूल की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको फॉर्म्स मॉड्यूल अपने ऐप मॉड्यूल के अंदर इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये रहा इसका एक एग्जांपल, और इसके सिंटेक्स की अगर बात करें तो ये इस सिंटेक्स को हम कहते हैं बनाना स्ट्रक्चर। बनाना स्ट्रक्चर क्यों, क्योंकि एक बॉक्स के अंदर ये एक ब्रैकेट होता है और ये बेसिकली एक बनाना का फॉर्म ले लेता है, दिस वन।
तो ये बनाना बॉक्स हो गया, तो इसे बनाना बॉक्स भी कहा जाता है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो ये रहा हमारा एक HTML का एग्जाम्पल, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और चलिए इस एग्जाम्पल को कर लेते हैं। यहाँ से मैंने ये ले लिया और इसको मैं कंपोनेंट में कर देता हूँ पेस्ट और एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हमने क्या किया है, एक हमारा इनपुट टाइप टेक्स्ट है, इसका नेम क्या है वैल्यू, और इसमें हमने ng मॉडल ले लिया vv। तो ये vv जो डबल v है ये एक प्रॉपर्टी है और ये इसमें बाइंड हो जाती है, और जब आप इसमें कोई भी चेंज करते हो तो इसका मॉडल चेंज होता है, मॉडल की वैल्यू, और उसमें जो भी आपने एंटर किया है वो आपको डिस्प्ले हो जाता है। और डिस्प्ले करने के बाद हम चाहे तो यहाँ से क्या हो रहा है, बेसिकली जो भी हमने यहाँ पे इनपुट किया वो हमें कंपोनेंट से व्यू में मिल गया। और जब मैंने यहाँ पे एक बटन ले लेता हूँ, क्लियर बटन, और बटन पे जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि इसकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है ये सेट हो जाए, रीसेट हो जाए। ओके, रीसेट होके क्या हो जाए, ब्लैंक हो जाए। तो अभी चल के देखते हैं इसका एग्जाम्पल कैसा आउटपुट आता है। तो ये रहा हमारा दिस इज टेस्ट। अब जो भी मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ ये बेसिकली हमारा व्यू ng मॉडल के थ्रू व्यू से हमारे पास कंपोनेंट से व्यू पे आ गया। अब मैं यहाँ पे इवेंट क्लिक करता हूँ, तो इवेंट क्लिक करते ही ये हमारा जो कंपोनेंट है उसमें उस प्रॉपर्टी को ब्लैंक कर दे रहा है। तो ये कैसे वर्कआउट कर रहा है, दिस इज वर्किंग आउट बिकॉज ऑफ दिस ng मॉडल। तो ये ng मॉडल हो गया। तो आई होप आपको ये ng मॉडल भी क्लियर हो गया होगा, टू वे डेटा बाइंडिंग भी क्लियर हो गई होगी, एग्जाम्पल्स भी क्लियर हो गए होंगे। तो इस चीज़ को आप ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना, बिकॉज बिना प्रैक्टिस के आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। और कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है आप मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं आपको जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आपको रिप्लाई करके आपकी कन्फ्यूजन को दूर करूँगा। तो हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।